आयाकानु मारिथा मुतु सिंगापुर के एक चर्च में काम करता था। एक दिन अचानक साल 1984 में वो गायब हो गया। उसके बारे में पब्लिक ये जानती थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। सब लोगों में ये बात फैल गई कि उसकी डेड बॉडी के पीस पीस करके उसकी सब्जी बनाकर पूरे शहर को खिलाई गई। पुलिस की नजरों में तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये केस आज भी उलझा है। मेरा ख्याल है कि ऐसा मामला आज से पहले कभी नहीं देखा गया होगा, और अगर आपने देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम लेकर आए हैं इस मामले की हर एक डिटेल। आयाकानु मारिथा मुतु सिंगापुर के प्रेसिपिटेनियन चर्च के पीछे एक रोड पर रहा करता था। वो चर्च में केयरटेकर के तौर पर काम किया करता था। इनकी फैमिली साल 1980 में इस एरिया में आई। शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आगे चल कर के चर्च के पीछे की उन्हें एक छोटा सा कमरा मिल गया, जिसमें उसके 3 बच्चों के साथ उनकी पत्नी नगराता वली भी रहती थी। आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन 18 दिसंबर साल 1984 के दिन आयाकानु की पत्नी पुलिस के पास आकर अपने पति की गुमशुदगी के बारे में बताती है। वो बताती है कि बीते 7 दिनों से उसके पति घर नहीं लौटे। जब पुलिस उसे पूछती है कि आपने पुलिस के पास आने में इतनी देर क्यों कर दी, तो वो बताती है कि उसका पति उसे बोल कर गया था कि वो गैम्बलिंग के लिए जा रहा है, 2-4 दिन बाद लौट आएगा। इसीलिए उसने कुछ दिन वेट किया, और अब भी जब उसका पति नहीं लौटा तो पुलिस के पास आई है। इस इंफॉर्मेशन ने पुलिस के मन में शक और सवाल खड़े कर दिए कि जो इंसान छोटे से घर में रह रहा हो, गरीबी में दिन गुजार रहा हो, वो इतने बड़े कसिनो में गैम्बलिंग करने के लिए कैसे जा सकता है। फाइनली पुलिस ने उस महिला की कंप्लेंट दर्ज कर ली और आयाकानु की फोटो लेकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया। उसने वो फोटो अपने खबरियों को दे दी, लेकिन इसके बाद महीने साल गुजरते चले गए, परंतु पुलिस के हाथ इस मामले में खाली रहे। इसके बाद 9 जनवरी 1987 उस एरिया के एक जासूस अला गमलाई के पेजर पर एक मैसेज आया। इस मैसेज के अकॉर्डिंग उसके एक खबरी ने उससे अर्जेंट मिलने की बात कही। उसने अपने खबरी को ऑफिस में मिलने के लिए बुला लिया, जिसके जरिए उसे जानकारी मिली और वही इंफॉर्मेशन लेकर वो पुलिस के पास पहुंच गया, जिसके अकॉर्डिंग उसे उसके खबरी ने बताया कि दिसंबर 1984 में आयाकानु को 3 लोगों ने मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी ग्रेवी बना दी। इसके बाद उन्होंने अलग से चावल बनाए, फिर ग्रेवी और चावल आसपास के लोगों को सर्व कर दिया। इस बात को सुनने के बाद तो उसने पहले अपने खबरी को काफी डांट लगाई, क्योंकि इस घटना पर उसे भरोसा ही नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली उसे भरोसा करना पड़ा। इस खबर को सुनने के बाद वो डिटेक्टिव लोकल सीआईडी ऑफिस पहुंचा, जहां उसने ये जानकारी दी। सीआईडी के ऑफिसर भी पहले उस जासूस को ही फटकार रहे थे कि कोई आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद सीआईडी वालों ने इस इंफॉर्मेशन को भी इग्नोर कर दिया और जासूस से कहा कि तुम ही इस मामले पर काम करो, हर हफ्ते हमें रिपोर्ट करते रहा करो। फिर अगला गमलाई इस इंफॉर्मेशन के साथ लोकल जूचट पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने ये जानकारी पुलिस को दी। साथ ही उसने उस पुलिस स्टेशन में से पुरानी फाइल निकालकर उसमें से मिसिंग पर्सन की इंफॉर्मेशन निकाली और उस दौरान खबरी का बताया हुआ नाम कंफर्म किया, जो कि आयाकानु मारिथा मुथु ही था। इसके अलावा भी अला गमलाई को इस केस से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसकी वजह से उसने न केवल खबरी की पूरी इंफॉर्मेशन को कंफर्म किया, बल्कि उसे हैरानी इस बात की हुई थी और यहाँ पर बड़े पैमाने पर नर मांस भक्षण का काम भी हुआ था। इस मामले में अला गमलाई को सबसे पहले डाउट आयाकानु मारिथा मुथु की पत्नी पर हुआ। उसकी पत्नी पर शक की एक वजह ये थी कि उसने पति की गुम होने की रिपोर्ट 1 हफ्ते के बाद लिखवाई। दूसरा, उसने बताया कि उसका पति उससे पास के कसीनो में जुआ खेलने की जाने की बात कहकर निकला था। बड़ी मुश्किल से अपने लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता था, जो इतना गरीब था कि उसके पास खाने को पैसे नहीं थे। उसने अपने मालिक से $600 पहले ही लेकर रखे थे। कभी पैसे का ब्याज चुकाने में ही उसकी हालत खराब हो रही थी। ऐसी सिचुएशन में आखिर कोई व्यक्ति एक महंगे कस्बे में जाकर जुआ खेलने की सोच भी कैसे सकता है। अला गमलाई ने आयाकानु के मालिक से बात की तो उसने बताया कि आयाकानु 12 दिसंबर 1984 को बिल्कुल नॉर्मल था और उसने 21 से 22 दिसंबर की छुट्टी ले रखी थी। डेफिनेटली उसका खुद से गायब होने का कोई प्लान नहीं था और उस व्यक्ति को किसी ने गायब किया है। अगमलाई सीआईडी को हर हफ्ते रिपोर्ट किया करता था।
अपनी नेक्स्ट रिपोर्टिंग डे 27 मार्च 1987 पर उसने सीआईडी को जाकर जो इन्फॉर्मेशन दी वो काफी इम्पोर्टेंट थी। उसने बताया कि उसकी अब तक की इन्वेस्टिगेशन में 3 सस्पेक्ट सामने आए हैं, जिनमें से एक तो वो मटन शॉप वाला है जिसके पास बड़े पैमाने पर मटन काटने और उसके वेस्टेज को डिस्पोज करने का पूरा इंतजाम होता है। इस केस में व्यक्ति का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भले ही ना हो, फिर भी इसके औजार या प्लेस को जरूर इस्तेमाल किया गया होगा। अला गमलाई के 3 सस्पेक्ट में एक महिला और 2 पुरुष थे। इसकी जांच में कुल 30 ऐसे लोग सामने आए जिनसे इसके बारे में जानकारी ली गई। 23 मार्च 1987 को सीआईडी ने बड़े ही सीक्रेट तरीके से 5 अलग अलग जगहों पर इस मामले में रेड की और लगभग 8 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया। इनमें सबसे मेन सस्पेक्ट उसकी पत्नी नगराथा वैली राम्या थी। उसकी मां कामी जे कृष्णा समेत 3 भाई रता, रमाया और बाला कृष्णा राम्या शामिल थे। इसके अलावा पुलिस ने इन तीनों की पत्नियों को भी उठाया। सभी से अलग अलग पूछताछ शुरू की गई, लेकिन इनमें से कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। 2 दिन तक लगातार पूछताछ और टॉर्चर सहने के बाद इनमें से एक फीमेल सस्पेक्ट ने मुंह खोल दिया, सारी कहानी सबके सामने रख दी। इस कहानी के अनुसार 12 तारीख को आया कानू आम दिनों की तरह अपने घर पर था। तभी उसकी पत्नी के भाइयों ने उसे अपने यहाँ बुलाया। वो सभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के क्वार्टर्स में रहा करते थे। आया कानू ने जैसे ही उन लोगों के घर के भीतर में एंट्री ली, उसकी पत्नी के एक भाई ने आया कानू के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और उसे जान से मार दिया। इसके बाद 2 भाई एक मटन शॉप में गए और वहां से किराए पर मांस काटने वाले औजार लेकर आए। उन्होंने डेड बॉडी के छोटे छोटे पीस किए और इसके बाद लाश के टुकड़ों को अलग अलग सब्जियों के साथ बनाया। फिर सारा चावल बनाया और इसकी पैकिंग की और सभी लोगों को यह कहकर खिलाया कि उन्होंने एक तरह की ग्रेवी बनाई है। इस बात को सुनने के बाद सीआईडी वाले भी हैरान थे, क्योंकि ऐसा केस उनके सामने पहले कभी नहीं आया। लेकिन पुलिस और सीआईडी की मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से पुलिस की मुश्किलें शुरू हो गई। आया कानू की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को बरामद नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो तो पूरी तरह से डिस्पोज हो चुकी थी। इसके बाद मर्डर में यूज किए गए वेपन को भी 3 साल बाद बरामद करना और फिर ये साबित करना कि यही अपराध के दौरान इस्तेमाल किए गए थे, बड़ी ही टेढ़ी खीर थी। पुलिस के पास केवल एक सस्पेक्ट का एक बालिया बयान था। इस केस पर आया कानू और उसकी फैमिली को लेकर लोगों के 2 तरह के विचार सामने आए। कुछ लोगों का कहना था कि ये दोनों पति पत्नी काफी मेहनती थे और ये दोनों बहुत सारा पैसा कमाने की चाह रखते थे, जिसके लिए ये मेहनत भी करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जो ये कहते थे कि आया कानू अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था, वो उस पर घरेलू हिंसा किया करता था, जिससे परेशान होकर उसकी पत्नी ने अपने भाइयों से अपने पति की शिकायत की और फिर उसके भाइयों ने मिलकर उसके पति के साथ ये कांड कर दिया। 28 मार्च 1987 को पुलिस ने नगराथा के 3 भाइयों पर मर्डर का केस लगाया और उसके साथ जो लोग इस क्राइम में शामिल थे उन्हें इस मर्डर में असिस्ट करने का आरोपी बनाया गया। आगे चलकर 6 जून 1987 को पुलिस ने सभी आरोपियों को हत्या का आरोपी और सह आरोपी बनाकर कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट में आने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वो केवल एक ही सस्पेक्ट के बयान के आधार पर इन लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने लेकर आई थी। कोर्ट ने पुलिस की दलील को नहीं माना और सभी को रिलीज करने की बात करने लगा। तब पुलिस ने किसी तरीके से कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि इन तीनों भाइयों को हमें रिमांड पर दे दीजिए, ताकि हम इनसे कुछ पूछताछ कर सके और बाकी को छोड़ दीजिए। कोर्ट ने पुलिस की बात मान ली और उन तीनों भाइयों को छोड़कर बाकी सभी को रिलीज कर दिया गया। तीनों भाइयों से पुलिस ने नए सिरे से पूछताछ की, उन पर दबाव बनाया, मगर किसी ने भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। वो यही कहते रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। इतना ही नहीं, वो बार बार कोर्ट में इस बात की भी अर्जी लगाते रहे कि उन्हें बिना किसी जुर्म के पुलिस ने अंदर किया हुआ है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आया कानू अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता रहा हो और उसकी पत्नी ने तंग आकर ये बात अपने भाइयों को बताई हो, फिर उसके भाइयों वालों को मार दिया हो और बॉडी को डिस्पोज करने के लिए इस तरह का काम किया हो। मगर समस्या ये थी कि इसे प्रूफ कैसे किया जाए। फाइनली 1991 में तीनों भाइयों को रिलीज ऑर्डर मिल गया और पुलिस के हाथ खाली रह गए। ये मामला एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन साल 1995 में वहां की एक मीडिया कंपनी ने इसी इंसिडेंट को लेकर पब्लिक डोमेन में मौजूद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और उसे ड्रामे की शक्ल में रेडी करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इस नाटक को जब तीनों भाइयों ने देखा तो उन्होंने कंपनी के ऊपर मानहानि का मुकदमा किया, लेकिन कोर्ट का फैसला कंपनी के पक्ष में आया। ये मामला आज भी अनसॉल्व्ड है, लेकिन पुलिस कहती है कि उसने इस मामले को सॉल्व किया है। वैसे आप इस मामले पर क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।